तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। जैसा कि हमने वेद विज्ञान आलोक के वीडियोज़ में वादा किया था कि इस ग्रंथ के साथ साथ हम अन्य वीडियोज़ भी प्रसारित करेंगे जो मनुष्य की क्षमता को कैसे पूर्णतः बाहर निकालें, मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग कैसे कर सकें, पढ़ाई की टेक्निक्स क्या हों जिसमें लेफ़्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस का पूरा हम उपयोग कर सकें। इसके साथ साथ विषय ग्रंथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश इत्यादि, इन सब अलग अलग भिन्न भिन्न विषयों को हम इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से प्रसारित करने वाले हैं। तो इस श्रृंखला में आज का जो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं वह मनुष्य की क्षमता को हम 100% कैसे बाहर निकाल सकें, उस और कैसे बढ़ सकें, मस्तिष्क की पूरी क्षमता को कैसे उपयोग कर सकें, इस पर यह वीडियो आधारित है। इस सत्र का नाम डीप वर्क सत्र होता है, डीप वर्क सेशन, क्योंकि हमने वायदा किया था कि आर्ष परंपरा को हम सबसे अंत में प्रसारित करेंगे कि ऋषि मुनियों का ज्ञान, उनका मनुष्य की क्षमताओं को बाहर निकालने का तरीका क्या था, वो वीडियो श्रृंखला अंत में बनेगी। लेकिन अभी ये जो श्रृंखला बन रही है, पश्चिम के सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक और जो भी विज्ञान, ज्ञान और फिलोसोफर्स जो भी डेवलप हुआ है, उस सब को हम क्रम से रखते जाएंगे। जिसे जो सूट होता जाएगा वो उसे आत्मसात करता जाएगा और अंत में हम आर्ष परंपरा को व्यक्त करेंगे, उसके हिसाब से कैसे चलना है। फिर तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा कि कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी हमारे लिए। तो आज का जो ये सत्र है डीप वर्क सेशन, यह सत्र मनुष्य की चेतना की एक ऐसी अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वो अपनी मस्तिष्क की पूर्ण क्षमता का और शरीर की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्हें साइकोलॉजी का पश्चिम में जनक कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड। उनके सबसे प्रिय शिष्य कार्ल गुस्ताव युंग, जिनके नाम से युंगियन साइकोलॉजी डेवलप हुई, उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत नए आयाम दिए। जहाँ सिगमंड फ्रायड सिर्फ मनसशास्त्र तक जाकर रुक गए थे, स्वप्न पर कैसे एनालिसिस करना है उसके आगे नहीं गए थे, वहीं कार्ल गुस्ताव युंग ने एक कदम आगे जाकर बियॉन्ड माइंड क्या होता है, मन के परे क्या होता है, जैसे कि कृष्ण की गीता, यह मनसशास्त्र है। और एक अगले चरण तक हम जाएं तो यह मनसशास्त्र के भी बियॉन्ड है, क्योंकि अर्जुन की उस मानसिक स्थिति को पहले पकड़ना और उससे उठाकर उसे बियॉन्ड माइंड ले जाना, यह पूरा गीता में है। तो उससे बेहतर मनसशास्त्र तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी ये डीप वर्क सत्र कैसे बना, कार्ल गुस्ताव युंग ने क्या किया, इस पर हम थोड़ा समझते हैं, फिर ये श्रृंखला चलेगी। तो जब कार्ल गुस्ताव युंग, इन्होंने देखा कि सिगमंड फ्रायड की जो साइकोलॉजी है मन विचार तक की, उसके परे चेतन अवस्था में, ध्यान की अवस्था में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, ये उन्हें अंतः प्रेरणा मिली, अंतः प्रज्ञा से आया। सिगमंड फ्रायड ने बोला कि तुम मेरी साइकोलॉजी को खराब कर दोगे, मैं तुम्हें निष्कासित करता हूँ, मैं तुम्हें आगे नहीं बताऊँगा। इन्होंने अपनी एक नई धारा बनाई। सबसे पहले ये भारत आए। भारतवर्ष में 3 या 4 महीने तक कम से कम जहाँ जहाँ ये जा सकते थे, अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को और गहरा करने के लिए, शोध करने के लिए वहाँ गए।
बहुत से लोगों ने उन्हें उस समय रमन महर्षि से मिलने को भी कहा, जो कि एक प्रज्ञावान पुरुष थे, एनलाइटेंड थे, लेकिन ये वहाँ नहीं गए। शायद किसी संकोचवश या उनका क्या कारण था नहीं पता, लेकिन उससे वो नहीं मिले जाकर। लेकिन भारत में जो कुछ भी सीखा था उसको सीखने के बाद तुरंत वापस जाकर बोलिंगन टावर बनाया, जो गहन शोध के लिए बनाया था इन्होंने, जिसके भीतर किसी का प्रवेश नहीं था। उस बोलिंगन टावर में इन्होंने अपनी सारी शोध करी और मस्तिष्क की क्षमताओं को कैसे चरम तक ले जाएं, ये टेक्निक डेवलप करके साइकोलॉजी विकसित करी। इस बोलिंगन टावर की बात हमने क्योंकि हमें भी इस अवस्था में जाने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत होगी, कैसी मानसिक अवस्था की ज़रूरत होगी, कैसी शारीरिक अवस्था की ज़रूरत होगी, इस विजन को समझ लेना पहले बहुत आवश्यक है। तो जब ये बोलिंगन टावर में डीप वर्क जो शब्द आया, डीप वर्क उस अवस्था का नाम है जिसमें आप अपनी मस्तिष्क की क्षमताओं के 100% तक पहुंचना शुरू हो जाते हो। तो ये जो शब्द दिया डीप वर्क, ये पश्चिम के एक प्रोफेसर कैल्विन न्यूपोर्ट ने दिया। उस अवस्था को उस समय तो उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था। अब इस बोलिंगन टावर में सबका प्रवेश निषेध था, चाबी सिर्फ इनके पास हुआ करती थी, और इन्होंने अपने भीतर गहराई से जाना, प्रवेश करना शुरू किया। इस चैम्बर का जो रूम था, डीप वर्क रूम, उस रूम के भीतर ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, बिजली नहीं थी, मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, फ़ोन भी नहीं था, ना कोई लाइट थी, सिर्फ दीपक या कैंडल की लाइट में अपना शोध करते थे ये, ताकि विद्युत चुंबकीय तरंगों से भी एक भी डिस्टरबेंस पैदा ना हो। आज जो डिस्ट्रैक्शन, जो बाधाएं हमारे आसपास हैं, इंस्टेंट मीडिया जो है हमारे पास, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी दूसरी बाधाएं हैं, जब हम समूह में काम करते हैं, कहीं से शोर आ रहा है, उन्होंने सब चीज़ से मुक्त होकर इस चैम्बर को विकसित किया। तो सबसे पहले हम बाह्य वातावरण से शुरुआत करेंगे। डीप वर्क में जाने के लिए बाहरी वातावरण हम कैसा बना सकते हैं, जितने भी संसाधन हमारे पास है उन्हीं से, फिर शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, और इसका पूरा विज्ञान इस पुस्तक के अंदर है, डीप वर्क। इस पर आधारित एक 14 मिनट की छोटी सी एनिमेटेड वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे आपको एक मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा कि किन टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी आप समझ पाएंगे। लेकिन डिटेल में एक एक टेक्निक को समझने के लिए आपको इस श्रृंखला को ही ज्वाइन करना होगा, लेकिन वो लिंक अवश्य देखें। तो हम कार्ल गुस्ताव युंग के उस टावर की बात कर रहे थे, और साथ ही हम यह भी कह रहे थे कि ऋषि मुनियों ने जब तपस्या की होगी तो वो ऐसी अवस्था में कैसे प्रवेश किए होंगे। इसके पहले ही हम यह बता दें कि हम सबको भी इस अवस्था में आना है। तो जिन लोगों को हम सफल समझते हैं, उनमें से कौन कौन ऐसे हैं जो इन्हीं सब टेक्निक्स के थ्रू उस सफलता तक पहुँचे, ये जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कुछ नाम मैं लेता हूँ, बाकी जितने भी लोग सफलता में पहुँचे हैं वो इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। स्टीव जॉब्स को सभी जानते हैं। जब मैकिन्टॉश बना, एप्पल, आईफोन, आईपैड, ये सब बनने की कहानी क्या है, इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, आप देख सकते हैं नेट पर। स्टीव जॉब्स ही भारत आए, भारत में ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है, खुद के भीतर कैसे जाया जाता है, ये भी सीखा। मोदी जी का वीडियो भी है इस पर। मार्क ज़करबर्ग से जब मिले थे वो, उस समय उन्होंने स्टीव जॉब्स के बारे में बोला है। तो स्टीव जॉब्स भी इस अवस्थाओं में जाना शुरू किए जब, और भारत से लौटकर वापस वहाँ जाकर जब अपनी कंपनी स्थापित करी, तो हर एक नया प्रोडक्ट बनाने के बाद करीब करीब 1 महीने के लिए वो गायब हो जाते थे, चले जाते थे कहीं। वो जंगल जाते थे कि कहाँ जाते थे किसी को भी नहीं पता। वो एकांत में जाते थे, बिना किसी सूचना टेक्नोलॉजी के, बिना मोबाइल के, सिर्फ खुद जाते थे, और फिर से उस अवस्था में आते थे जब वो खुद के साथ पूर्णतः जुड़ते थे।
उस जुड़ने में उनकी अंतर्प्रज्ञा, उनका इंट्यूशन एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए आइडिया पर विचार करने की प्रेरणा देता था और उसी प्रोजेक्ट के साथ वो वापस लौटते थे। ये सब आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक पर चले जाते हैं। कोई फ़ोन नहीं, कोई सूचना तंत्र नहीं, सिर्फ बुक्स, और वो साल में 2 बार करते हैं, 2-2 हफ्ते के लिए। ऐसा जेके रॉलिंग, मार्क ज़करबर्ग, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ऐसी अवस्था में आने के लिए क्या करते हैं। तो ऋषि मुनि भी जंगलों में आश्रम बनाकर, या शाओलिन टेम्पल के बारे में हमको पता है, या यहाँ वेद विज्ञान मंदिर में जो हो रहा है वो इसी तरह के प्रयोग हो रहा है। उस अवस्था में आने के लिए शरीर को कैसे ट्यून करना होता है, मन को कैसे ट्यून करना होता है, वही सब टेक्निक्स इस सत्र में होंगी, जिसमें कि सबसे पहली टेक्निक होगी फिलॉसफी। किस मॉडल पर हम अपनी जीवन शैली बिता रहे हैं। 4 प्रकार की फ़िलॉसफ़ी हैं। पहली को बोलते हैं मोनेस्टिक। मोनेस्टिक का मतलब होता है जैसे कोई मॉन्क होते हैं, संत जो तपस्या करने वाले तपस्वी होते हैं, वो कहीं मोनेस्ट्री में चले जाते हैं या जंगल में चले जाते हैं और लंबे समय तक एक ही विचार के साथ एक ही लक्ष्य पर साधना करते हैं और कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ अचीवमेंट लेकर ही लौटते हैं। एक फ़िलॉसफ़ी तो ये है। लेकिन वर्तमान युग में मोनेस्टिक फ़िलॉसफ़ी बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि हमें कार्य भी करना होता है, पढ़ाई भी करना होता है, जॉब पर जाना होता है, सोसाइटी के बीच में हम रहते हैं। तो लंबे समय तक एक अवस्था में हम जंगल में जाना शायद बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। दूसरी फ़िलॉसफ़ी होती है बाय मॉडल। एक समय, कोई लंबा समय, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता या कुछ घंटे हम एक मोड में रहें, जिसको हम डीप वर्क मोड बोलते हैं, और फिर हम सोसाइटी में जाकर जो भी कार्य करते हैं उसको शैलो वर्क बोलते हैं, वो करें। एक दूसरी फ़िलॉसफ़ी हो गई। तो कार्ल गुस्ताव युंग ने जो फ़िलॉसफ़ी अपनाई अपने कार्य को करने के लिए, वो ये बाय मॉडल फ़िलॉसफ़ी थी। तीसरा है रिदमिक। एक रिदम बन जाए हमारा कि इस इतने बजे इतने इतने घंटों पर हम यही डीप वर्क में जाएंगे और उसके बाद हम शैलो वर्क करेंगे। तीसरी होती है जर्नलिस्टिक। मूल जो डीप वर्क को मूल समय हम दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी कभी समय मिलता है तो हम डीप वर्क में जा सकें, उससे वापस निकल सकें। तो ये 4 फ़िलॉसफ़ी हैं। कार्ल गुस्ताव युंग ने बाय मॉडल को पकड़ा। अब हम बात शुरू करते हैं कैसे पकड़ा और हम क्या करें। तो उसने ये जो बोलिंगन टावर बनाया था, इस बोलिंगन टावर में वो पूर्णतः एकांत हो जाता था, निर्विचार हो जाता था। इस निर्विचार अवस्था को लाने के लिए सबसे पहला काम है कि अपने वर्क स्पेस को, वर्क स्टेशन को, अपने कार्य क्षेत्र को, हम जहाँ भी हैं, भले वो छोटा हो बड़ा हो, हमारे पास बहुत संसाधन हो ना हो, लेकिन एक आदर्श स्थिति क्या हो सकती है, सबसे पहले जब हम वो समझ लेंगे तभी हम उन चीज़ों को निर्मित कर सकेंगे जिससे हम डीप वर्क में जा सकते हैं। तो आज के सत्र में हम इस वर्क स्पेस को समझेंगे, जिसको इन्होंने यूडेमोनिया मशीन नाम दिया है। यूडेमोनिया मशीन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आहिस्ता 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 आप शैलो वर्क से डीप वर्क में जाते चले जाते हैं। वो हम कैसे डेवलप करें अपने घर पर, अपने ऑफिस में, इस पर हम बात करते हैं और फिर अगली चर्चा हम कल करेंगे। जहाँ तक भी आज के समय में कंप्लीट होता है उसे कंप्लीट करते हैं। यूडेमोनिया का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में अपने पोटेंशियल को पूर्णतः बाहर निकाल पाना। तो ये कोई मशीन नहीं है, ये एक ऑफिस है या एक कार्य क्षेत्र है। ऐसा माने कि एक के बाद एक आने वाले 5 कमरों का एक ऑफिस है। तो पहला कमरा कैसा होगा? जब गहन अवस्था में, डीप वर्क की अवस्था में हम चले जाते हैं तो हमारे भीतर से कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं, कुछ ऐसे विचार आते हैं
जो पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देते हैं, वो कि सिर्फ डीप वर्क में ही आते हैं, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन एक हो जाता है। तो डीप वर्क में जो भी कार्य हमने करा है, वो कार्य जो निकल कर आया है, वो निकला हुआ कार्य सबसे पहले कमरे में लगा दिया जाता है, ताकि सड़क पर चलता हुआ कोई भी व्यक्ति जब उस कमरे में प्रवेश करे तो उस कार्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। हमें अपना कार्य क्षेत्र कैसा बनाना है, उसके लिए हम मनस तैयार कर रहे हैं। पहला कमरा इस तरह से होगा, हमारा डीप वर्क से जो भी आउटपुट निकला है वो वहाँ प्रदर्शित होगा। बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति उसको देख कर मैस्मराइज्ड हो जाएगा। जैसे ही वो मैस्मराइज्ड होगा, उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, और यदि हम भी उस कमरे में पुनः प्रवेश करते हैं तो हम हर समय तो डीप वर्क में होते नहीं हैं। हम भी शैलो वर्क से जब आते हैं और जब हम अपने ही कमरे को देखते हैं तो उस डीप वर्क को देख के ही हमारी पूरी बॉडी फिर से बदल जाती है, उसके हार्मोन्स बदल जाते हैं, ब्रेन की तरंगें बदल जाती हैं। उस समय बॉडी की कुछ नीड्स उठती हैं, कुछ आवश्यकताएँ, कुछ भोजन, कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुक्स और इंटरनेट की खोज, ये सब हमारे अंदर जिज्ञासाएँ उठ जाती हैं। शरीर चेंज हो जाता है उस डीप वर्क रूम को देख कर ही। तो पहला कमरा ये होता है। अब वो एक कमरे में भी हो सकता है, अलग अलग कमरों में भी हो सकता है, लेकिन हम अभी 5 कमरों की बात कर रहे हैं। यूडेमोनिया मशीन, पहला कमरे में जैसे ही ये सब आवश्यकताएं उठी तो हम और सभी कमरे साउंड प्रूफ वॉल से अलग हैं, पृथक हैं, ताकि एक कमरे का शोर दूसरे कमरे में ना आ सके। एक छोटा सा शोर हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, हमें पता भी नहीं चलता है। उसे अटेंशन रेसिड्यू बोलते हैं। हमारे अंदर कौन से विचार चलने लगे हमें पता भी नहीं चलता। तो दूसरे कमरे में, पहले कमरे में जो आवश्यकताएं, नीड जो हमारे अंदर शरीर में परिवर्तन आए थे, उनकी पूर्ति के लिए दूसरा कमरा होता है, उसे सैलन बोलते हैं, द सैलून। उसमें खाने पीने की व्यवस्था, काउच, बैठने की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था, इंटरनेट, अच्छा बुक्स, ये होती हैं ताकि वो जो कुछ भी हमारा मनस तैयार हुआ है उसको हम सेटल डाउन कर सकें अपनी शरीर के अंदर। तीसरा कमरा, अब जब हमने अपने शरीर को सेटल कर चुके हैं और मन में आ चुका है कि हमें करना क्या है, तो तीसरे कमरे में होता है लाइब्रेरी। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रेफरेंस हो सकते हैं, रिकॉर्ड हो सकते हैं, वो सब उस कमरे के अंदर होते हैं। लाइब्रेरी बोलते हैं उसको। अब हम धीरे धीरे डीप वर्क की ओर जा रहे हैं। अभी सब शैलो वर्क शुरू हुआ है। और फिर चौथा कमरा, ऑफिस स्पेस। इसका मतलब इसके अंदर फोटोकॉपियर हो या हमारे प्रोजेक्ट को तैयार करने की जितनी भी सामग्री हो सकती है, वो प्रोजेक्ट को तैयार करने की शैलो टास्क की सारी चीज़ें। और अंतिम कमरा, डीप वर्क चैम्बर, जिसके अंदर एक भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है और हम लगातार डीप वर्क में जाते हैं। अपनी कार्य की स्पेस को, वर्क स्पेस को हम यदि इस तरह से समायोजित कर सकते हैं तो ही हम डीप वर्क में जा सकते हैं। ये हुआ फिजिकल बाउंडेडनेस। भौतिक अवस्थाएं हम कैसी रखेंगे। अगले सत्र में हम सत्र को इसके आगे बढ़ाएंगे और फिर जानेंगे कि इसकी टेक्निक्स क्या होंगी, इसके लिए मनस क्या बनाना है और इसकी उपयोगिता क्या है और कैसे हम प्रवेश कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। ओम शाम।